हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले सेकेंड ईयर जीएनएम और थर्ड ईयर जीएनएम का जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, सभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके उसका वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, सबके सभी क्वेश्चन आपको ईजी भाषा में और स्ट्रक्चर के साथ दिया हुआ रहेगा, जिससे आपको समझने में ईजी होगा और मुझे समझाने में भी आसानी होगा। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है, गिव द मीनिंग में पहला क्वेश्चन है आपका पास्चुराइजेशन। द पार्शियल स्टेरिलाइजेशन ऑफ ए प्रोडक्ट सच एज मिल्क और वाइन टू मेक इट सेफ फॉर कंजप्शन एंड इम्प्रूव इट्स कीपिंग क्वालिटी। यानी कि यहाँ पे जो बताया गया है कि एक तरह का ये प्रोसेस है जिसमें स्टेरलाइज किया जाता है। स्टेरलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को क्या करना, क्लीन करना या फिर प्रिवेंट करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उससे बचाने की प्रोसेस को, या उसको जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसे मारने की प्रोसेस को ही आपका स्टेरलाइजेशन कहा जाता है। तो ये स्पेशली किया जाता है मिल्क प्रोडक्ट के लिए या फिर वाइन प्रोडक्ट के लिए। मिल्क का मतलब आप लोग जानते ही हैं, वाइन प्रोडक्ट यानी कि जिसे ड्रिंक करते हैं उससे भी आप लोग जानते हैं। तो इन दोनों तरह के प्रोडक्ट को सेव करने के लिए ये जो स्टेरलाइजेशन प्रोसेस है, या फिर आप कह सकते हैं कि पास्चुराइजेशन का जो प्रोसेस है, इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब पास्चुराइजेशन के प्रोसेस को समझने के लिए यहाँ पे राइट साइड में जो स्ट्रक्चर दिया गया है, पहले आप लोग इस स्ट्रक्चर को एक नज़र में देख ले तो आप लोगों को इससे समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाया गया है, इस स्ट्रक्चर से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इससे किस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसे मार के जो प्रोडक्ट होता है उसका क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। कंजप्शन का मतलब जो पीने वाला होता है उसे सेव किया जाता है, यानी कि अगर इसमें किसी तरह का कोई पॉइजनस हो जाए, यानी कि फूड पॉइजन जो आप लोग सुने हैं, अगर इसमें किसी तरह का कोई पॉइजन पैदा हो जाए तो क्या होगा, खाने वाले को क्या हो जाएगा, फूड पॉइजन हो जाएगा, जिससे उसको लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो इसलिए कंजप्शन जो होता है, कंजप्शन को सेफ रखने के लिए भी पास्चुराइजेशन किया जाता है और इसका क्वालिटी को भी बढ़ाया जाता है। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिलावट ना हो तो इसका क्वालिटी जो होता है इम्प्रूव होता है, ज़्यादा दिन तक हम इसे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए बताया गया है पास्चुराइजेशन रिड्यूस द रिस्क ऑफ फूड पॉइजनिंग, यानी कि फूड पॉइजनिंग का जो रिस्क होता है उसे भी कम कर देता है पास्चुराइजेशन प्रोसेस। इसमें किया जाता है, तो इसमें किया जाता है जो भी प्रोडक्ट होता है उसे हीट किया जाता है। हीट के थ्रू जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसे मार दिया जाता है। यहाँ पे अलग अलग हीट करने की प्रोसेस होता है। कम समय में ज़्यादा टेम्परेचर में हीट किया जाता है या फिर कम टेम्परेचर में ज़्यादा समय के लिए हीट किया जाता है। इस तरह से जो पास्चुराइजेशन प्रोसेस है उसे परफॉर्म की जाती है। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है माइटोसिस। माइटोसिस का मीनिंग आप लोगों को लिखना है। माइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन वेयर द न्यूक्लियस ऑफ सेल is divided into two nuclei with an equal amount of genetic material in each daughter cell। यहाँ पे कहा गया है कि माइटोसिस एक तरह का प्रोसेस है, इसमें सेल डिवीज़न होता है। डिवीज़न का मतलब डिवाइड होना, टूट के दो भागों में बढ़ जाना। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, एक सेल टूटकर दो भागों में बढ़ जाता है, जिसे हम लोग डॉटर सेल के नाम से जानते हैं। तो डॉटर सेल जो होगा उसमें जो जेनेटिकल मटेरियल्स होगा समान भागों में डिवाइड होगा, यानी कि समान भागों में जेनेटिकल जो मटेरियल्स होता है डिवाइड हो जाता है दोनों डॉटर सेल में। इस प्रोसेस को ही आपका माइटोसिस प्रोसेस कहा जाता है। अगर आप लोग इसके बारे में नहीं पढ़े तो सेल डिवीज़न आप लोगों को पढ़ना होगा। सेल डिवीज़न जो यूनिट है वो डिवीज़न के बारे में या डिवीज़न पे ही डिपेंड होता है सारा चीज़, वहाँ पे बताया जाता है। माइटोसिस प्रोसेस क्या है, मियोसिस प्रोसेस क्या है, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या सेल ऑर्गेनेल्स होता है, उसमें सारा चीज़ आप लोगों को पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को बस इतना ही मैंने बताया कि माइटोसिस क्या होता है। एक तरह का सेल डिवीज़न होता है जिसमें एक सेल से दो सेल बनता है और दोनों सेल के अंदर जो आपका यहाँ पे बताया गया जेनेटिकल मटेरियल्स होता है समान समान भागों में डिवाइड होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, इम्यूनिटी इज द कैपेबिलिटी और एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि आपके बॉडी में जितने भी डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर होता है उसके अगेंस्ट में फाइट करने के लिए जो रेडी होता है, फाइट करने के लिए जो बैठा रहता है, आपके बॉडी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो फौज बैठा है, उसी फौज को आपका इम्यूनिटी कहा जाता है। तो इम्यूनिटी क्या होता है आप लोग जानते हैं, एंटीबॉडी आपका
बॉडी का इम्यूनिटी होता है, जो आपके बॉडी में प्रेजेंट या आपके बॉडी में इंटर होने वाले सारे पैथोजन को किल करने का काम करता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, फर्टिलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। यानी कि फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें मेल गैमेट जिसे स्पर्म के नाम से जाना जाता है और फीमेल गैमेट जिसे ओवम के नाम से जाना जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज होता है। फ्यूज होने का मतलब मिल जाना, एक गैमेट दूसरे गैमेट के अंदर घुस के दोनों एक साथ मिक्स हो जाता है, मिक्स होकर एक नया सेल का निर्माण करता है। यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होता है दोनों हाफ सेल होता है, तो दोनों हाफ सेल फ्यूज होकर एक नया सेल का फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो इसका मीनिंग आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच हाफ मेल गैमेट एंड हाफ फीमेल सेल टुगेदरली फॉर्मिंग ए कंप्लीट सेल, दैट प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी कि एक प्रोसेस है जिसमें मेल का हाफ सेल और फीमेल का हाफ सेल एक साथ मिलके एक कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन करता है, जिसे फर्टिलाइज्ड एग के नाम से जाना जाता है। इस प्रोसेस को ही आपका फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन, द ब्लड इज स्पेस टिश्यू। ब्लड किस तरह का टिश्यू है? आप लोग पढ़े हैं कई तरह का टाइप्स होता है टिश्यू का। टाइप ऑफ टिश्यू अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो फिर इसका आंसर देना मुश्किल होगा, तो उसका भी वीडियोज़ आपको मेरा चैनल में मिल जाएगा। यानी कि एनाटॉमी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ है सारे वीडियोज़ आपको मेरा यूट्यूब में मिलेगा, मेरा चैनल में आपको मिलता रहेगा। अगर किसी भी टॉपिक का वीडियो आपको चाहिए जो मेरा चैनल में अपलोड किया हुआ नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो बना के अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे स्पेस में आपको लिखना है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो आपका ब्लड होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा है द रेटिना इज ए स्पेस लेयर ऑफ आई, यानी कि आपका आँखों का जो लेयर होता है वो कई लेयर से मिलके आपका आँख का जो वॉल होता है वो बना हुआ होता है। तो रेटिना कौन सा लेयर है? आउटर लेयर, मिडिल लेयर या फिर इनर मोस्ट लेयर? तो यहाँ पे आपको लिखना है रेटिना जो होता है वो इनर मोस्ट लेयर होता है, और जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसे आपका स्क्लेरा कहा जाता है। जो फ्रंट साइड में प्रेजेंट होता है स्क्लेरा वो आपका 1/6 यानी कि 6 भागों का एक हिस्सा प्रेजेंट होता है, और इनर साइड में जो प्रेजेंट होता है स्क्लेरा का वो 6 भागों का 5वां हिस्सा प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आंसर में आप लोगों को लिखना है इनर मोस्ट लेयर। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया था स्पेस बिटवीन लंग्स इज कॉल्ड, यानी कि दो लंग्स जो होता है दोनों लंग्स के बीच में स्पेस होता है, उस स्पेस को क्या कहा जाता है? तो उस स्पेस को कहा जाता है आपका मीडिया स्टिनम, और मीडिया स्टिनम इस स्पेस में ही आपका हार्ट प्रेजेंट होता है। यानी कि आपका हार्ट का लोकेशन अगर आप कोई पूछ ले तो बोल देना है हार्ट प्रेजेंट इन और लोकेटेड इन द मीडिया स्टिनम। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि जो राइट लंग होता है वो लेफ्ट लंग से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट लंग के बीचों बीच में एक क्या होता है, एक कर्व बना हुआ रहता है, यानी कि जिसे हम लोग नोच कहते हैं, नोच बना हुआ रहता है, जिसकी वजह से लेफ्ट लंग का साइज छोटा हो जाता है, जिसे कार्डियक नोच के नाम से जाना जाता है, और वहीं पे आपका हार्ट प्रेजेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है टेस्ट बर्ड्स कंटेन स्पेस रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर से कंटेन होता है? तो आप लोगों को लिखना है गैस्टेटरी रिसेप्टर्स, यानी कि टेस्ट बर्ड जो होता है वो आपका गैस्टेटरी रिसेप्टर से मिलके बना होता है। अब गैस्टेटरी यहाँ पे क्यों नाम दिया गया है? गैस्टेटरी नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जो भी आपका टेस्ट होता है उसे टेस्ट को रिसीव करने का काम गैस्टेटरी ग्लैंड के द्वारा दिया जाता है या परफॉर्म किया जाता है। गैस्ट्रेटरी ग्लैंड्स के द्वारा या गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर के द्वारा ही आपका टेस्ट को रिसीव करने का काम किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ट्रू एंड फॉल्स में पहला क्वेश्चन, क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी इज ए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टेटेनस। तो आंसर में लिखना है आपको ट्रू, क्योंकि कॉजेटिव एजेंट जो होता है टेटेनस का वो क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी होता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा है पेरिटोनियम इज ए कवरिंग लेयर ऑफ हार्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 200% फॉल्स, क्योंकि जो पेरिटोनियम होता है वो आपका हार्ट को कवर करने वाला लेयर नहीं होता है। ये क्या होता है? तो ये आपका स्टमक में जो पेरिटोनियल कैविटी होता है, पेरिटोनियल कैविटी को कवर करने वाला लेयर होता है। अब आपका हार्ट को कवर करने वाला जो लेयर होता है उसका नाम है आपका
पेरिकार्डियम। जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसे पेरिकार्डियम के नाम से जाना जाता है, जो मिडिल लेयर होता है उसे मायोकार्डियम कहते हैं, और जो इनर मोस्ट लेयर होता है उसे आपका इंडोकार्डियम कहा जाता है, जो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है रेबीज इज ए जूनोटिक डिजीज़। जूनोटिक का मीनिंग आप लोगों को याद रखना है। जूनोटिक का मतलब जानवरों से होने वाला डिजीज को क्या कहा जाता है, जूनोटिक डिजीज कहा जाता है। और यहाँ पे जो रेबीज है, रेबीज आपका कुत्ते के काटने से होता है, यानी कि डॉग बाइट के कारण होता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रू। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि जूनोटिक का मतलब होता है जानवर से फैलने वाला बीमारी, और यहाँ पे रेबीज जो फैलता है वो कुत्ते के काटने से फैलता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, ट्रू। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है टोटल बोन्स ऑफ आवर बॉडी इज़ 250, यानी कि हमारे बॉडी यानी कि ह्यूमन बॉडी का जो बोन्स होता है वो 250 होता है, यहाँ पे कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्योंकि तो आप लोग जानते हैं कि जितने भी एडल्ट होते हैं, एडल्ट बॉडी में 206 बोन्स पाया जाता है, यानी कि 206 हड्डियाँ पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि करेक्ट आंसर आपको चूज करना है ऑप्शन में से। तो क्वेश्चन दिया गया है रिकेट्स इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, ऑप्शन में दिया गया विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। तो विटामिन ए के द्वारा या विटामिन ए के कमी से होने वाली बीमारी को कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात अवधि, जिसे हिंदी में रतौंधी कहते हैं, यानी कि रात में दिखाई नहीं देगा। इस तरह के लोग जिसको रात में दिखाई नहीं देता है उसके बॉडी में विटामिन ए की कमी है, यानी कि विटामिन ए की कमी से लोगों को रात में दिखाई नहीं देता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो सी नंबर में दिखाया गया है, यानी कि 3 नंबर में जो दिखाया गया है विटामिन सी, तो विटामिन सी के कमी से क्या होता है, स्कारवी होता है। स्कारवी का मतलब विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, और स्कारवी जो होता है वो स्कॉर्बिक एसिड के कमी से होता है। अब विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो जितने भी सिट्रस फ्रूट होता है, सिट्रस का मतलब खट्टा, या आप लोग कह सकते हैं कि जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उन सभी खट्टे यानी कि सौर फ्रूट्स में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। उसके बाद जो बचा डी, अब यहाँ पे विटामिन डी जो होता है, डी के कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। रिकेट्स क्या है, तो रिकेट्स एक तरह का बीमारी होता है हड्डियों का, जिसके यानी कि विटामिन डी के और कैल्शियम की कमी से ही रिकेट्स होता है। रिकेट्स के कंडीशन में बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरह का बन जाता है, जो यहाँ पे आप लोगों के स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है। इसलिए आप लोगों को आंसर में लिखना है विटामिन डी के कमी से रिकेट्स होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज, यानी कि ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबा हड्डी कौन सा है। तो आंसर में आप लोगों को लिख लेना है फीमर। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है स्टेपीज, फीमर, ह्यूमरस, तो आंसर में क्या लिखना है, फीमर। और यहाँ पे जो स्टेपीज दिया गया है ये होता है ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट बोन। अगर कोई पूछ ले या फिर आपको क्वेश्चन आ जाए कि ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट बोन का नाम क्या है, तो आपको लिख लेना है स्टेपीज। और 3rd नंबर में जो दिया गया है ह्यूमरस, ह्यूमरस क्या है, तो ह्यूमरस आपका हैंड का बोन है, यानी कि आपका एल्बो से लेके जो शोल्डर होता है इसके बीच में, यानी कि एल्बो जॉइंट से लेके शोल्डर जॉइंट के बीच में आपका हाथ में जो हड्डी प्रेजेंट होता है उसे ही आपका ह्यूमरस कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको तीनों का आंसर मिल गया। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है एक्ट ऑफ सॉलोइंग इज कॉल्ड। सॉलोइंग का मतलब निगलना, निगलने की एक्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर आप लोगों को लिखना है डेग्लूटेशन, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया हुआ है डेग्लूटेशन, मैस्टिकेशन और प्रोपल्सन, तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है, डेग्लूटेशन। अब डेग्लूटेशन आप लोग जान लिए कि एक्ट ऑफ सॉलोइंग को कहा जाता है, लेकिन मैस्टिकेशन क्या है, तो मैस्टिकेशन उस चीज़ को कहा जाता है, यानी कि मैस्टिकेशन एक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस, चिबाने का। आप खाने को क्या करते हो, माउथ में डालते हो, डालने के बाद चिबाना शुरू करते हो, चिबाने की उस प्रोसेस को ही मैस्टिकेशन कहा जाता है। उसके बाद जो प्रोपल्सन है लास्ट में, प्रोपल्सन का मतलब होता है धक्का देना, यानी कि क्या करना, धक्का देना। किसी भी चीज़ को अगर आप धक्का दे के आगे की ओर मूव करते हो तो उसको ही आपका प्रोपल्सन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है 2017 के एनुअल में पूछे गए क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2017 के एनुअल में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को एक एक करके सॉल्व करेंगे।